सोचो, एक आम सा लड़का, ना पॉलिटिक्स ना पावर ना दुश्मनी, बस एक आइडेंटिटी हिंदू, और फिर एक भीड़, नारे, गुस्सा और एक जिंदा इंसान को पेड़ से लटका कर जला दिया जाता है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये बांग्लादेश 18 दिसंबर की रियल घटना है और ये वायलेंस अचानक से नहीं हुआ। इसके लिए हमें बैकग्राउंड समझना जरूरी है। बात है जुलाई 2024 की। जुलाई में बांग्लादेश में कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप अचानक से सड़कों पर आ गए। ये ग्रुप पहले सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम से पर मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट प्योर पॉलिटिकल अपराइजिंग में बदल गया। टारगेट था बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी अवामी लीग और उनकी लीडर शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट, रियॉट्स, अटैक शुरू हो गए। पार्टी वर्कर्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनके घरों पर हमले हुए, यहाँ तक कि उनके परिवार तक को नहीं छोड़ा गया। इस पूरी घटना के बाद अगस्त 2024 में एक नया ट्विस्ट आता है। बांग्लादेश के यूथ के कहने पर नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को पावर दी जाती है। दिखने में लगा जैसे बांग्लादेश को एक रिफॉर्मिस्ट लीडर मिल गया हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक बांग्लादेश लगातार अनरेस्ट में रहा। बिल्डिंग जली, सरकारी इमारतें तोड़ी गई और आर्यन ये थी कि लोग कहते रहे हम बांग्लादेश सुधार रहे हैं। स्टूडेंट से नेतागिरी तक का सफर अब यहीं पर एक और चीज होती है। जो स्टूडेंट लीडर जुलाई मूवमेंट से निकले थे, उन्हें लगा हम तो हीरो बन चुके हैं। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पहचान बनानी शुरू की और जैसे ही 2024 के इलेक्शन अनाउंस हुए, कुछ स्टूडेंट्स लीडर्स ने डिसाइड किया कि अब सीधा इलेक्शन लड़ना चाहिए। इसी बीच एक नाम उभर कर आता है, शरीफ उसामा हादी। उसामा हादी कौन थे और बांग्लादेश के लोगों के बीच कब और कैसे उठ गए? उसामा हादी का जन्म 1994 में बांग्लादेश में हुआ था। पहले तो वो एक नॉर्मल से स्टूडेंट थे, लेकिन कहानी तब बदली जब 2024 से 2025 के बीच वो रेडिकल स्टूडेंट्स लीडर के तौर पर उभर कर आए। हाँ, वही प्रोटेस्ट से जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, जिसने शेख हसीना की 15 साल से चल रही सरकार को हिला के रख दिया। एक दिन वो अनाउंस करते हैं कि वो ढाका ईस्ट से इंडिपेंडेंट एमपी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हादी से कैंडिडेट नहीं था। उसकी पहचान थी इंडिया विरोधी बयान। हादी खुलेआम बोलता था कि उसे ऐसा बांग्लादेश चाहिए जिसमें भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट शामिल हो। ये बात सुनने में गुस्से वाली लगती है, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि बांग्लादेश का जन्म ही भारत की मदद से हुआ था 1971 में। लेकिन हादी यही नहीं रुकता, वो ये भी कहता है कि कश्मीर, पंजाब और राजस्थान का हिस्सा पाकिस्तान को दे देना चाहिए। सोचिए, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये सीधा सीधा भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमला था। दिन आता है 12 दिसंबर, जब हादी इलेक्शन कैंपेन के लिए रिक्शा में जा रहे थे, तब मास्क गनमैन ने उन पर अटैक कर दिया। सीधी गोली सर में जाकर लगी। पहले ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, फिर एवरकेयर हॉस्पिटल। डॉक्टर्स ने कहा हालत क्रिटिकल है। इंटरिम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हादी को सिंगापुर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। लेकिन 6 दिन की जिंदगी और मौत की लड़ाई के बाद 18 दिसंबर 2025 को सिंगापुर के हॉस्पिटल में उस्मान हादी की मौत हो गई। हादी की मौत की खबर आते ही बांग्लादेश फिर से फट पड़ा। ढाका से लेकर बाकी शहरों तक वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अल्लाह अकबर के नारे, इंडिया विरोधी स्लोगन्स, सड़कों पर स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल वर्कर्स और आम लोग। डिमांड की हादी के कातिलों को तुरंत गिरफ्तार करो। पुलिस ने सस्पेक्ट की फोटो जारी की और इन्फॉर्मेशन देने पर 5 मिलियन टका तक का इनाम अनाउंस किया, लगभग 38 लाख रुपए। गवर्नमेंट ने बॉर्डर सिक्योरिटी को हाईलाइट पर डाल दिया। इसी दौरान चट्टोग्राम में इंडिया के असिस्टेंट हाई कमिश्नर के घर पर अटैक हुआ। ढाका में रात भर आगजनी होती रही। बांग्लादेश के 2 न्यूज़पेपर, प्रथम आलो और द डेली स्टार के ऑफिस तक जला दिए गए। क्योंकि हादी इंडिया विरोधी था, इसलिए एक नैरेटिव बना जाता है कि शायद इंडिया ने ही उसकी हत्या करवाई। और ये गुस्सा तभी से था जब शेख हसीना बांग्लादेश से इंडिया भाग आई। चाहे कोई प्रूफ हो या ना हो, लोगों की भावना भड़का दी गई और इसी भड़की हुई भीड़ का पहला शिकार बनता है मीडिया। बांग्लादेश की कई न्यूज एजेंसी सिर्फ इसलिए जला दी गई क्योंकि उन पर आरोप लगता है कि वो इंडिया के फेवर में रिपोर्टिंग कर रही हैं। जर्नलिस्ट ऑफिस के अंदर होते हैं, फिर भी आग लगा दी जाती है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है और हर जगह वही नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर की। नेशनल फ्लैग हाफ मस्त पर लहराने का ऑर्डर दिया गया। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि हादी की वाइफ और बच्चों की जिम्मेदारी स्टेट उठाएगी। और इसके बाद ही 18 दिसंबर, जब शहर के हर एक कोने में सिर्फ एक ही चीज दिखी, डर और दरिंदगी। जमीन पर एक आदमी पड़ा है, हिलने की ताकत भी नहीं बची। उसके चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है और फिर जो होता है वो इंसानियत के मुंह पर थप्पड़ है। कोई पैरों से मार रहा है, कोई उसके सीने पर चढ़कर कूद रहा है, कोई सिर्फ तमाशा देख रहा है। वो आदमी अधमरा हो चुका था, उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, लेकिन भीड़ का गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ। उसे इतना मारा गया जब तक उसकी सांसें ही बंद नहीं हो गई। और जब जान निकल चुकी थी, तब भी नफरत का पेट नहीं भरा। उस लाश को एक पेड़ से लटकाया गया और जिंदा जला दिया गया। और इस पूरे सीन का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि जब दीप को लटकाकर जलाया जा रहा था, तब वहाँ मौजूद लोग मोबाइल निकाल कर वीडियो बना रहे थे। कैमरा तब तक चलते रहे जब तक दीपक का शरीर पूरी तरह से जल नहीं गया। भीड़ चीख रही थी, किसी कम्युनिटी के लोग कुछ नारे लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत पर जश्न मनाया जा रहा हो। टारगेटेड वायलेंस हो रही है और टारगेट है माइनॉरिटीज, खासकर हिंदू कम्युनिटी। लोगों की पहचान अब उनकी मौत का कारण बन चुकी है। दीपू अपने परिवार का अकेला सहारा था, आज उसके घर में सिर्फ चीखें हैं, सिर्फ खालीपन है। इसके बाद बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर आते हैं, सिर्फ बांग्लादेश हिंदू के नारे लगाते हैं, क्योंकि जब एक हिंदू को इस तरह मारा जाता है तो डर पूरी कम्युनिटी में फैलता है। इसी बीच एक और स्टूडेंट लीडर हसनत अब्दुल्ला एक स्पीच देता है। वो कहता है कि भारत का नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का हिस्सा है। वो कहता है कि भारत का चिकन नेक काट दिया जाएगा। चिकन नेक सिर्फ 22 किलोमीटर कॉरिडोर है, नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। शेख हसीना के हटने के बाद वो पावर वैक्यूम बना, उसमें नफरत और एक्सट्रीसिज्म घुस गया। इंडिया से दूरी, पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर और हर प्रॉब्लम का ब्लेम इंडिया। इंडिया ने बांग्लादेश को पैदा तो कर दिया था, लेकिन बेटा बाप से कैसे पेश आते हैं वो शायद बांग्लादेश कहीं भूल चुका था। एक बार आप इन मैडम को बयान सुनिए।
Where is this huge infiltration problem? Where? Who wants to live in India? Who? Tell me one thing. I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India. अभी जब मैं स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था तो अभी एक और केस दिखा मुझे। दीपू चंद्र दास के बाद एक और रिक्शा ड्राइवर गोपाल बिस्वा, जिसने सिर्फ लाल धागा पहना था और वहाँ के लोगों ने उसको रो एजेंट बोलकर पीट के मारा। अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड है। और यहीं पर कुछ लोग बोलेंगे रिलीजन मत लाओ। ठीक है, एक सिंपल सवाल, अगर रिलीजन रीजन नहीं था तो पहले नाम क्यों पूछा गया, पहले आइडेंटिटी क्यों चेक की गई? सच ये है भाई, जब भी भीड़ पागल होती है सबसे पहले माइनॉरिटी जलती है। पाकिस्तान में 22% से हिंदू घटकर 2% हो गए। अगर आप अभी भी भाईचारे में यकीन करते हो तो भाई वो बनेगा और चारा आप बनोगे। कहते रहो कश्मीरी फाइल्स और बंगाल फाइल्स को प्रोपेगेंडा मूवी। सच आपको भी पता है और मुझे भी। हिस्ट्री यही दिखाती है, प्रेजेंट भी यही दिखाता है। और आज भी जुलाई से लेकर अगस्त से लेकर दिसंबर वो अपने ही देश की बिल्डिंग्स को तोड़ रहे हैं, अपनी मीडिया को जला रहे हैं और कह रहे हैं हम बांग्लादेश सुधार रहे हैं। इनकी इस बात में इतनी सच्चाई है जितनी इंडिया में कांग्रेस जीतने की। अभी आपको मैं वो खौफनाक क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपको दिल दहल जाएगा। कमजोर दिल वाले वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। एक वो भी टाइम था जब हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम सर जैसे महान व्यक्ति होते थे, पर आज के लोग तो खैर जाने देते हैं।